नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और वह प्रश्न हमारे के संदर्भ में है यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पेट से संदर्भित। और आज जिन विषय बिंदु पर हम पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास। और आज इसके संदर्भ में आज हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है, तो बिना विलंब किए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आज का जो है वह यह है, देखिएगा कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न यहां क्या कर रहा है कि भारतीय मुसलमान क्या चाहते थे कि जो उस समय टर्की के धर्मगुरु हुआ करते थे, जिन्हें हम खलीफा कहा जाता था, तो उनके संदर्भ में भारतीय मुसलमानों का कहना है, चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए, यह भारत के मुसलमान चाहते थे। कैसा उन्हें अनुमति मिले कि उनका धर्मगुरु के रूप में जो पद प्रतिष्ठा सम्मान है वह बना रहे, अनुमति जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता था? अब पूछ रहा है प्रश्न कि इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था। ये जो खलीफा का था, इस पूरे व्यवस्था के संचालन करने वाले जिसके धर्मगुरु हुआ करते थे खलीफा, जो उस समय थे मुस्लिमों के धर्मगुरु, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, कमाल पाशा, इनके संदर्भ में कह रहा है इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? क्वीन के नाम से नहीं, उम्मयद के नाम से नहीं, और ओटोमन साम्राज्य के किस नाम से जाना जाता था बच्चों? इस नाम से ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यहां विकल्प आपका सासैनियन भी आपका क्या है? गलत। अब उम्मयद कौन थे? थोड़ा सा इसके संदर्भ में जान जाइए, इसके संदर्भ में जानिए। प्रश्न का उत्तर आपका क्लियर हो गया। आपका उत्तर क्या है? ओटोमन। आपका उत्तर क्या है? ओटोमन। उम्मयद क्या थे? उम्मयद भी खलीफाओं के वंशज थे। उम्मयद कौन थे? याद रखिएगा, उम्मयद भी खलीफाओं के वंशज थे। किसके वंशज थे? खलीफाओं के वंशज थे। थोड़ा सा जानिए, उम्मयद जो थे ये खलीफाओं के वंशज थे। अब ये खलीफाओं के वंशज तो थे, लेकिन इन वंशजों में नहीं, इसके पहले इस खलीफा के 4 वंशज, कितने वंशज? 4 वंशज हो चुके थे। और 4 वंशजों के बाद कहना मतलब ये खलीफा के वंशज थे, इसके पहले 4 और वंशज थे। इन वंशजों के बाद ये आए थे, और इनकी राजधानी जो हुई थी, इनकी राजधानी जो बनी थी, इनकी राजधानी जो थी वह थी दमिश्क। इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी कहां थी? दमिश्क। क्लियर हो गया होगा कि उम्मयद खलीफा के ही वंशज थे। इस वंशज के 4 और भी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। उसके बाद ये उम्मयद आए और इनकी राजधानी कहां बनी थी? दमिश्क। अगला है, चलें अगला आपका प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न आपका है अकबरनामा का, देखिए यार क्या रखा गया, डाट डाट डाट, खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे
आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यहां क्या प्रश्न है? अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिन्हें अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर दिया है अकबरनामा का, यहां खंड पूछ रहा है। अकबरनामा से तो जाना जाता है, लेकिन अकबरनामा के किस खंड से संदर्भित है? तो यहां देखिएगा अकबरनामा का तीसरा खंड किस खंड से संदर्भित है? अकबरनामे के तीसरे खंड से संदर्भित है। अब यहां देखिएगा कि अब अकबरनामा किसने लिखा? आपको पता होगा अकबरनामा जो लिखा गया वह अबुल फजल के द्वारा। यहां ध्यान दीजिएगा अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अकबरनामा जो लिखा गया वह अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अकबरनामा अबुल फजल के शासन काल में, अकबरनामा अबुल फजल अब के शासन काल, अकबरनामा अबुल फजल के शासन काल के 3 खंडों में, किसके द्वारा या कितने खंडों में लिखा जा रहा है? यह 3 खंडों में लिखा जा रहा है। यह कितने खंडों में लिखा जा रहा है? 3 खंडों में, 1, 2, 3 खंडों में लिखा जा रहा है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें आईने अकबरी के नाम से, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और यह 3 खंडों में, और इन 3 खंडों को मिलाकर किसका नाम दिया गया? इसे आईने अकबरी का नाम दिया गया, नाम से जाना। अब यह 3 जो खंड हैं, हमें यह ध्यान देना है इसके प्रथम खंड में, इसके प्रथम खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। किसका वर्णन है? अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम खंड में जो वर्णन किया गया वह किसका? अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। और जो द्वितीय खंड है, जो इसका द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड में अकबर के शासन काल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अकबर के शासन काल का वर्णन किया गया है द्वितीय खंड में। और तृतीय खंड में, तीसरा खंड किससे? आईने अकबरी से है। आईने अकबरी का, जिसमें घर, सेना, राजस्व के साम्राज्य, भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका यहां क्या सही हो जाएगा? यहां आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल हैं? कहां के? हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता है। बसावट की क्या है? विशेषता है। तो यह कौन सा है? भारत में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो यहां आप देखिए क्या क्या विकल्प दिया गया है। राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़, धौलावीरा। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा? राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अगला आप जान ही रहे हैं कालीबंगन कहां से है? कालीबंगन राजस्थान से। कहां से संबंधित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के उत्खनन से यह पता चलता है। राखीगढ़ कहां? राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र से संदर्भित है। यहां सबसे बड़ी बात है मानव प्रस्तर युग से, मानव जो है किसमें? मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश करता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। मानव प्रस्तर युग से किसमें प्रवेश करता है?
ताम्र युग में, प्रस्तर युग से किसमें प्रवेश करता है? कालीबंगन में प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश करता है। काली चूड़ियां, ताम्र की काली चूड़ियां भी यहां पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? ताम्र की काली चूड़ियां यहां से मिली हुई हैं। ताम्र की काली चूड़ियां भी यहां से प्राप्त हुई। दो चीजें, प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर रहा है, दूसरा ताम्र की काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई। और तीसरा भी जो काफी महत्वपूर्ण हर जगह पूछा गया है वह है जूते हुए खेतों का साक्ष्य भी मिला है। जूते हुए खेतों का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ। कहां से? कालीबंगन से। काली में जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई हैं। ऊंट के हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो यह पूरा किससे संबंधित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से स्थित है। और हड़प्पा खाली स्थलों में रोपड़, धौलापीड़ा, चन्हू-दोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये महत्वपूर्ण उसके स्थल रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? गौतम सिद्धार्थ अपनी अंतिम अनुभूति के लिए, जब वो बोध गया, अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान केंद्रित किया था? यहां आपका विकल्प क्या है? लुम्बिनी नहीं, सारनाथ नहीं, वह आपका कौन सा है? डुंगेश्वरी गुफा। कौन सी गुफा है? डुंगेश्वरी गुफा। तो आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कौन सा है? डुंगेश्वरी गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो यह ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन की कौन सी पहली राजधानी थी? पुष्यभूत वंश से संदर्भित हैं। 2 भाई हुए, राजवर्धन, हर्षवर्धन, ये उनके संदर्भ की बात है। तो हर्षवर्धन के संदर्भ पूछ रहा है कि इनकी पहली राजधानी कौन थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर। यहां जो लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, कहां थी? थानेश्वर। कहां थी? पहली राजधानी इनकी कहां थी? थानेश्वर। और दूसरी राजधानी इनकी जो बनी थी, 2 राजधानियां थी, दूसरी राजधानी इनकी जो थी वह कौन थी? कन्नौज। पहला कहां थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर, तो दूसरी राजधानी कहां थी? दूसरी राजधानी इनकी थी कन्नौज। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? कौन सा पूछ रहा है? पहली राजधानी। तो पहली राजधानी आपकी कहां है? थानेश्वर। कहां पर है? थानेश्वर। अगला प्रश्न देखा जाए, झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की कला है? झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की एक सफेद क्या है? कला है। और यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है। बाकी विकल्प आप केरल गलत है, छत्तीसगढ़ गलत है और तमिलनाडु भी गलत है। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और इस कला में यह जो झोटी चिता मुर्जा फर्श की दीवारों पर जो यह कला है, यह कहां है? उड़ीसा। और इसमें महिलाएं देवी लक्ष्मी की पूजा करती हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा, इस कला में महिलाएं जो हैं देवी लक्ष्मी की पूजा करती हैं। महिलाएं देवी लक्ष्मी की
पूजा करती हैं। देवी लक्ष्मी की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। अगला प्रश्न आपका है नीति शास्त्र राजनीति के तत्व। नीति शास्त्र जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। नीति शास्त्र जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। नीति शास्त्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो बहुत महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न है कि नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक। और कामंदक नीति शास्त्र किस समय लिखा गया है? तो ये भी याद रखिएगा, गुप्त राजवंश से संबंधित है। किससे संदर्भित है? गुप्त राजवंश से संदर्भित है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो नीति शास्त्र किससे संबंधित है? कामंदक से। हो गया। बढ़ें अगले प्रश्नों पर। तो आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित, अगला प्रश्न है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द इंगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा पहाड़ी किला है जिसे द इंगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? यहां किले का नाम रखा गया है। देखिए कौन कौन से किला हैं? कासा किला, शिवनेरी किला, रंगना किला और तोरड़ा किला। तो कहां है? तो यहां पर आपका जो प्रश्न होगा वह कौन सा किला है? तोरड़ा किला। कौन सा किला है? तोरड़ा किला। और यह पहला किला ऐसा है, याद रखिएगा, तोरड़ का किला यह पहला किला ऐसा है जिसमें शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में पहली बार इस किले पर कब्जा किया। 16 वर्ष की उम्र में इस किले पर कब्जा किया, अर्थात इस किले पर जो कब्जा हुआ वह कब? 1643 ईस्वी में। किस किले पर? तोरड़ किले पर। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? इसमें से कह रहा है कि कौन है जो निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पहला भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? कौन थे जो इन विषयों पर सबसे पहली पुस्तक लिखी? तो यहां आपका उत्तर दिया गया महर्षि पतंजलि, नहीं। यहां दूसरा है कालिदास, यहां आपका होगा श्री यास्काचार्य। कल्हड़ भी नहीं है, यहां कौन होंगे? श्री यास्काचार्य। श्री यास्काचार्य। अगला प्रश्न हम लोग देखें, यहां का क्लियर हो गया होगा। कौन है? यास्काचार्य। इन्हीं के द्वारा सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ जो निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पहली पुस्तक लिखी गई। अगला है कि चबी मूरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? पहले ध्यान दीजिएगा, चबी मूरा कहां है? किस नदी पर? गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनल, चट्टान पर जो की गई है नक्काशी उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। चट्टान पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं, सिक्किम बिल्कुल नहीं, त्रिपुरा कहां है? कौन है? त्रिपुरा। असम भी विकल्प आपका गलत है और मेघालय। तो यहां का उत्तर आपका क्या होगा? त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे
दक्खन का दरवाजा, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, असीरगढ़ किला इसे क्या दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर में कौन सा किला स्थित है? असीरगढ़। और असीरगढ़ किले को किस नाम से? दक्खन के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? क्या बनवाया गया था? असीरगढ़ किला किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? असीरगढ़ किला वह कौन सा? जो बुरहानपुर में स्थित है। तो आइए विकल्प को देते हैं कि असीरगढ़ का किला जो बुरहानपुर में स्थित है किस अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो यहां विकल्प दिया जा रहा है शिवदत्त अहिर, बिल्कुल गलत है। दूसरा है ईश्वर सेन अहिर, ये भी नहीं है। तीसरा है आशा अहिर, किसके द्वारा बनवाया गया था? आशा अहिर द्वारा। अगला विकल्प है रुद्रसेन अहिर, ये भी नहीं है। तो यहां जो आपका विकल्प होगा वह कौन सा है? आशा अहिर। बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। और यह बुरहानपुर असीरगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी के तट पर, ये कहां है? मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा ये भी प्रश्न, कहां है? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी के तट पर यह किला है। अगला देखा जाए, अगला पढ़ें, देखें अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली? तो पहला चीज जानिएगा कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाने वाले बुद्ध के परम शिष्य आनंद थे। महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाने वाले, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाने वाले जिनके द्वारा यह निवेदन किया गया बुद्ध को कि महिलाओं को संघ में शामिल किया जाए, संघ दिलाने वाले बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य आनंद थे। बुद्ध के शिष्य क्या थे? कौन थे? आनंद थे। और आनंद के कहने पर, आनंद के अनुरोध पर ही अब पूछा किस स्थल पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति? विकल्प आपका है सारनाथ, नहीं। दूसरा विकल्प आपका है वैशाली, कहां यह अनुमति मिली थी? वैशाली। तीसरा विकल्प आपका है श्रावस्ती, गलत। चौथा विकल्प राजगीर, ये भी आपका प्रश्न क्या है? गलत हो गया। अगला प्रश्न आपका है कि वेद के अंतिम भाग को, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद। अब यहां कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या यहां आपका जो विकल्प दे रहा है वेदांग? नहीं। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से, जिसे हम वेदांत कह सकते हैं, किस नाम से? वेदांत नहीं बल्कि वेदांत। आरण्यक गलत, ब्राह्मण गलत। वेदांग नहीं, वेदांत। तो वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांत, वेदांत या उपनिषद। आपका विकल्प जो है वह यह सही है। तो बढ़ें अगले प्रश्नों पर। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर
राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। मुगल सम्राट बाबर ने स्थान पूछा जा रहा, किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो स्थान क्या था? पहले तो यह जानिएगा, 1526 में बाबर का पानीपत का युद्ध, और इसके बाद 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। 1527 में अगर और भी जानना चाहें तो 17 मार्च 1587 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ और यह युद्ध जिस स्थान पर हुआ उसका नाम है खानवा का युद्ध। इस युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें राणा सांगा पराजित होता है। तो यहां पर हम देखें कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो किस स्थान पर हराया था? बताया गया खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1587 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को यह युद्ध होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आम तौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहां पिथौरा का अर्थ क्या है? यहां डायरेक्ट पूछा कि यहां पिथौरा का अर्थ क्या है। जो प्रश्न क्या है कि गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में, पिथौरा को किसके रूप में? पिथौरा को प्रसाद के रूप में पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ क्या है? डॉट डॉट दिया गया। पिथौरा का अर्थ है, विकल्प दे रहा है, अग्नि देवता, बिल्कुल नहीं, अन्य देवता। यहां पिथौरा का जो अर्थ होगा वह क्या है? अन्य देवता। बाकी विकल्प आपके क्या है? लकड़ी के देवता, वन के देवता, ये सब गलत है। उत्तर आपका क्या होगा? अन्न के देवता। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। यहां का रहा सरस्वती दृष्टद्वती के बीच का, इन दो नदियों के, सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है? यह भूभाग किसके नाम से जाना जाता है? इन दोनों नदियों के बीच बचे हुए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो नाम जाना जाता है वह है आपका ब्रह्मवर्त। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। आइए विकल्प पर देखते हैं। ऋषि मन के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। बढ़ें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रश्न में जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या करा? स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रता के पहले की बात नहीं कर रहा है, स्वतंत्र जब भारत हुआ तब की बात कर रहा है। जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन है?
तो पहला स्वतंत्र भारत में जो उत्खनन किया गया, पहला कालीगंगा, देसलपुर बिल्कुल नहीं है, लोथल नहीं, बल्कि कौन सा है, रोपड़। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है, रोपड़। और इसका उत्खनन जो कार्य हुआ है यह भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का है 1953 में। इसका उत्खनन कब किया गया, 1953 में उत्खनन किया गया था। और इसके खोजकर्ता थे वीडी शर्मा। इसके खोजकर्ता थे वीडी शर्मा। इसके खोजकर्ता थे वीडी शर्मा। उत्खनन काम कब हुआ, 1953 में। खोजकर्ता थे वीडी शर्मा। और यह कहां, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी। हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। जिसे अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, किसके द्वारा रचित कविता थी। तो यहां विकल्प दे रहा, देखिए, भारवी नहीं, भास ये भी नहीं है। यहां आपका उत्तर होगा हरिसेन। कौन है, हरिसेन। यहां का आपका विकल्प है बाणभट्ट। तो आपका उत्तर जो होगा कौन सा है, हरिसेन द्वारा रचित। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा है, हरिसेन। भारवी ने किरात अर्जुनियम, इनके द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम इनके द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम। भास का है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। हरिसेन का समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आप देख ही रहे हैं। इनका बाणभट्ट का है हर्षचरित। हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी। तो ये, लेकिन आपका यहां जो विकल्प है वह कौन सा सही है, हरिसेन। हो गया। कौन सा विकल्प सही है, हरिसेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान दिल्ली का शासक था और यह खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था। तो आइए देखा जाए किस राजवंश से था। एक बार जरा बताने का प्रयास करिएगा, किस राजवंश से था, बिल्कुल बताइए। तुर्की राजवंश है, तुगलक राजवंश है, सैयद राजवंश है, लोधी राजवंश है। किस राजवंश से था, किस राजवंश से था खिज्र खान, किस राजवंश से था। तो यहां आपका विकल्प क्या होगा, तुर्की राजवंश बिल्कुल नहीं, तुगलक राजवंश बिल्कुल नहीं, यह सैयद राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, सैयद राजवंश। और सैयद राजवंश तुगलक वंश के सैयद राजवंश जो है तुगलक वंश के खत्म होने या समाप्त होने के बाद इस वंश की नींव पड़ी थी। कौन, सैयद राजवंश। तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद सैयद वंश की नींव पड़ी। तो बढ़े अगले प्रश्नों पर। चलिए आगे के प्रश्न को पुनः देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं
कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इनमें लगभग 500 नहीं बल्कि 1500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 1500 वर्ष पहले, महावीर वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 500 वर्ष पहले या 1500 वर्ष लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना में, बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश नहीं, बल्लभी गुजरात में। कहां उपलब्ध है? बल्लभी गुजरात। श्रवणबेलगोला नहीं। कहां उपलब्ध है? बल्लभी गुजरात में। आइए अगले प्रश्न को देखें। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च, या पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित क्या? बुंदेल चर्च। यह बुंदेल चर्च जो है वह किस राज्य में स्थित है और जिसकी स्थापना कौन किया था? पुर्तगालियों ने। तो यह स्थित है कहां? पश्चिम बंगाल। बाकी के जो विकल्प दिए गए वो गलत हैं। गोवा, उड़ीसा, पुडुचेरी, ये आपके क्या है? प्रश्न गलत हैं। तो यहां आपका जो उत्तर होगा कौन सा है? वह आपका है पश्चिमी बंगाल। बढ़े, आइए अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच का संवाद है? तो दो नदियों के बीच, जिसके दो नदियों के बीच का जो संवाद वर्णन मिलता है, कहां है? कौन सी दो नदियां हैं जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि के इन दो नदियों के बीच का जो संवाद है, वार्तालाप है, वह कहां किन नदियों के रूप में मिलता है? वह है आपका कौन सा? वह आपका है ब्यास और सतलज। कौन सी नदी है? दो नदियों के बीच में, चिनाब रावी नहीं, सतलज और चिनाब नहीं, ब्यास बल्कि वह कौन है? ब्यास और सतलज। और ब्यास को जहां हम विपाशा, उस समय इसका नाम क्या था? विपाशा। और सतलज का नाम था सतुद्री। सतलज का नाम क्या है? सतुद्री। विपाशा और इस दो नदियों का संवाद वर्णित है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चितवन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद मराठा राज्य में जो प्रभावी शक्ति थी वह किसके हाथों में आई? चितपावन ब्राह्मणों के परिवार के पास थी। चितपावन, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा की। जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? कौन सा शहर था जो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो वह कौन सा है? आप देखिए, नासिक बिल्कुल नहीं था, सतारा नहीं था। चितवान ब्राह्मणों के परिवार के पास जब आती है और पेशवा के रूप में सेवा दे रहे थे, उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी जो बनी थी वह पुणे या पुणे में। अगला विकल्प भी आपका क्या है? गलत है। तो हमारा यहां क्या उत्तर होगा? पूना या पुणे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।